बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खूब पढ़ के आए होंगे। आपने खूब अच्छी पढ़ाई की होगी और मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा अगर, तो आपको समझ में आया होगा या आपने कुछ ऐसा आकलन किया होगा जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह से पढ़ा रहा हूँ या आपके समझ में कितना आ रहा है बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया था, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे अभी तक इसको आपको इसलिए रखा हुआ है ताकि आप ये देख सकें और आप समझ सकें कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके समझ में आया कि नहीं आया। मैंने लास्ट में कुछ आपको स्टेबल अनस्टेबल के लिए चीज़ें छोड़ दी थी ताकि आपको जैसे मैंने यहाँ स्टेबल अनस्टेबल लिख के मैंने जो बेटा वो ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज़ मैं जानता था कि ये चीज़ें तो मैं करा दूँगा। साथ में बच्चों कुछ अलग बात भी मैं आपको बता दूँ आज, उसके साथ हम बेटा फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। सर, क्या बात आप बताने वाले थे सर? स्टेबल अनस्टेबल क्यों नहीं कराया था सर? आपने यहाँ तक कराया, यहाँ तक हमने बहुत अच्छा कर लिया सर। बहुत फ़ायदा हो रहा है अपने को। ये बातें अगर फ़ील हो रही हैं बच्चों, तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और आज आखिरी क्लास होगा बेसिक का। फिर नेक्स्ट क्लास से बेटा हमारी रफ़्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो रफ़्तार के साथ मैच करने के लिए आप तैयार हो जाएँ। ये 4-5 लेक्चर आपने बहुत अच्छे से टाइम पास कर लिया, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। आज बेटा मैं कुछ बताऊँगा आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपसे वो सिर्फ़ टॉर्क नहीं पूछेगा। आपको पता है ये टॉर्क हमने कब पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब कोई यूनिफ़ॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है, इस तरह से उसने आपको यूनिफ़ॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड दे दिया और बोला कि इसमें जब क्या करोगे आपको बोला कि नेगेटिव चार्ज और पॉज़िटिव क्यू चार्ज। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आप यहाँ रखोगे, जिसकी दूरी बेटा आपको पता है 2a होती है, तो तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी यूनिफ़ॉर्म, मैं बार-बार लिखूँगा क्योंकि गैप सेम है, यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड देखो बेटा गैप सेम है। इन सब में गैप जो है बेटा वो सेम है, जब गैप सेम दिखे, तो कृपया आप ये समझ जाना कि यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बनाया हुआ है। तो यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड आपको जब दिया हुआ है और उस यूनिफ़ॉर्म में आपने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, तो आपको पता चला कि इसमें टॉर्क डेवलप हुआ है ना? और वो टॉर्क का फ़ॉर्मूला क्या था? आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ, ये आया था और इसको थोड़ा और डिक्टेट करें तो आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। और आर एफ साइन थीटा में मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि 2 कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है दैट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पैरेलल का मतलब था या पैरेलल, आपको बताया था मैंने जब थीटा 0 डिग्री बन रहा था और गणित के विद्यार्थी जो गणित से बच्चे पढ़ रहे हैं या जो फिजिक्स थोड़ा भी समझते हैं उन्हें पता है कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री तो वो पैरेलल कंडीशन होता है जब कोई दो सेम लाइन में हो। बेटा बोलने की बात है, सेम लाइन तो भी थीटा 0 डिग्री और पैरेलल तो भी थीटा 0 डिग्री। ये तो टर्मिनोलॉजी है जिससे आपको रूबरू होना है और आप हो रहे हो धीरे-धीरे। सो सेम लाइन हो तो भी थीटा 0 डिग्री और अगर पैरेलल हो बेटा तो भी 0 डिग्री। मेन जो बात है वो बात ही यही है। तो जब आपका P यानी कि आप लिखोगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल देन टॉर्क इज 0। टॉर्क क्या था बेटा आपका? ये 0 हो रहा था और इसमें 2 कंडीशन पूछी जाएगी, एक पूछी जाएगी आपकी स्टेबल की और एक पूछी जाएगी बेटा आपकी अनस्टेबल की। तो आप ध्यान रखना कि कोई बॉडी स्टेबल कब होता है, कोई बॉडी अनस्टेबल कब होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी।
कोई चीज कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कितना स्टेबल होगा, कितना अनस्टेबल होगा बच्चों, अगर ये किसी को पता है या कोई बताएगा तो उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अगर बेटा कोई स्टेबल है, कोई कह रहा है खुद को कि मैं स्टेबल हूं, तो इट मींस कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और ये मैं नई बात नहीं पढ़ा रहा बच्चों, आपने 11th में खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि बेटा स्टेबल वही होता है जिसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। मैं बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। लास्ट क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि आपको डिटेल में अच्छे से बता सकूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। बच्चों, मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो वो स्टेबल कंडीशन होगी। और अनस्टेबल का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा बच्चों, तो वो जो होगा वो अनस्टेबल की कंडीशन है। मतलब कि सर स्टेबल या अनस्टेबल डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी पे। हाँ बच्चों, ये वेरी मच श्योर कर लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का पैरामीटर ही पोटेंशियल एनर्जी है। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा वो स्टेबल, और जहां पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा वो अनस्टेबल। तो टॉर्क के केस में देखोगे तो जो आपको ये कंडीशन दिख रही है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपस में ये पैरेलल है, तो ये जो टॉर्क जीरो आ रहा है ये आपकी कंडीशन स्टेबल की है, ये कंडीशन आपकी स्टेबल की है। तो इस जगह पे क्या है, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात आप दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लोगे। अगर ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आया तो पूछ भी सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होगा या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा, या उसका वाइस वर्सा कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो बताओ स्टेबल कौन होगा। बेटा इस तरह की चीजों को प्लीज ध्यान से देखना है। मैंने बोला जो स्टेबल था वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था। तो इस बात का आप गौर करेंगे कि जब थीटा शुड बी 0 डिग्री, मैंने लिखा हुआ है व्हेन थीटा शुड बी 0 डिग्री, तो ये जो कंडीशन है ये पैरेलल कहता है। और जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा, और इस कंडीशन में बेटा हम स्टेबल कहेंगे। और अगर ये स्टेबल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम रहेगा और वो स्टेबल की कंडीशन रहेगी। सर ये बात कहोगे या प्रूफ भी करोगे, बेटा प्रूफ भी करूंगा। मैंने बोला ना आपको बहुत कुछ सीखना है, ये भी सीखना है। अच्छा सर, तो ये तो स्टेबल की कंडीशन पढ़ा दिया आपने, सर अनस्टेबल कब होगा, व्हेन थीटा शुड बी 180 डिग्री और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन। मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि P, मतलब जब ये अपोजिट होंगे और एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल होगा। बेटा अगर पैरेलल था या पैरेलल था या सेम लाइन में था तो वहां पे थीटा 0 डिग्री था, और जब थीटा 0 डिग्री था तो वो स्टेबल था, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे जब अनस्टेबल है तो थीटा 180 डिग्री है, और ये एंटी पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये अनस्टेबल होगा। और अगर ये अनस्टेबल हो गया बच्चों तो आपको पता है कि इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो मैक्सिमम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सर एक और सवाल था मेरा, मैंने कहा हाँ बता। सर आप बार बार कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार बोल तो रहा हूं। कह रहा सर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा सर फिर क्या होगा, देख बेटे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो कि नॉन यूनिफॉर्म जब होगा
मैं सारी कंडीशन डिस्कस कर देता हूं। जब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दोगे तो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ टॉर्क डेवलप होता है, सिर्फ टॉर्क डेवलप होता है। परंतु जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को बच्चों, तो ये टॉर्क तो करता ही करता है, टॉर्क के साथ साथ बच्चों टॉर्क एज वेल एज बच्चों ये फोर्स को भी जनरेट करता है। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए तोते की तरह कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिर्फ टॉर्क डेवलप होगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो यूनिफॉर्म हुआ तो सिर्फ टॉर्क डेवलप होगा। परंतु अगर वो नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो बेटा टॉर्क के साथ साथ वो फोर्स भी जनरेट करेगा। तो बेटा आपको एक तो स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल की कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब सर आपने कहा था कि जो फोर्स, जो वर्क होता है ये फोर्स से नहीं होता, सिर्फ ये टॉर्क से भी होता है। मैंने कहा तो था, मैंने कहा फोर्स में और टॉर्क में डिफरेंस ये है कि फोर्स जो है वो लीनियर में काम आएगा और टॉर्क जो है बच्चों वो रोटेशनल में काम आता है। और बेटा इसी टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हो। अब बच्चों इसके लिए बच्चों आपको फिर रोटेशनल मोशन पढ़ना पड़ेगा। इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हो। बेटा फोर्स जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट करवा देता है, दैट्स वाई वर्क हो जाता है। और ये जो बच्चों टॉर्क है ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो जो बच्चों जब किसी का थीटा भी चेंज हुआ ना तो वो बच्चों वर्क कहलाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, आप इस कंडीशन में आके देखोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये जब यहां रखा था और इसके अंदर जब टॉर्क डेवलप होता तो ये वाला इधर आता और ये वाला उधर चला जाता है बच्चों। तो क्या इसका देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से घूम रहा है, तो क्या बच्चों ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? बिल्कुल करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। परंतु ये कर किसकी वजह से रहा है? तो टॉर्क की वजह से कर रहा है। और टॉर्क कहां से जनरेट हो रहा है बेटा? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा कहानी कहां से स्टार्ट हुई सुनना, कि आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, सो वहां पे टॉर्क का डेवलप हुआ। और जब टॉर्क डेवलप हुआ तो उस टॉर्क की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और वहां वर्क डन हो गया। देखो बच्चों कहानी एक साथ समझते रहोगे, कहानी बहुत बढ़िया है। तो क्या हो गया बच्चों? वर्क डन हो गया। अब बच्चों जब वर्क डन होगा तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एक्स, तो सिमिलरली आप यहां पढ़ोगे डी डब्ल्यू इज एफ का जगह टाउ डॉट डी थीटा। अब बेटा जो ये डॉट आ जाएगा ये आपको पता है कॉस थीटा आ जाएगा, टाउ डी थीटा कॉस थीटा। बेटा ये जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्क पावर एनर्जी में बच्चों आता आता है, शायद से मैंने लेक्चर में डाला होगा, आप जाके बस चेक करना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको वर्क को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। तो अगर आप यहाँ पे वर्क जाओगे तो टॉर्क जो आपका है बेटा वो पी ई साइन थीटा है, पी साइन थीटा है। अच्छा मैं फिर से बता दूं कि टॉर्क और डी थीटा ये फॉर्मूला है किसका? वर्क का। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। बेटा दिस दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। जैसे कि डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स होता है, उसी के एवज पे आपने ये वाला फॉर्मूला डिसाइड कर लिया। जैसे कि अगर किसी को इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगा तो वो जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हो तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ा होगा। सिमिलरली यहाँ रोटेशनल में ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ए के बदले अल्फा इंटू टी पढ़ाया गया होगा। और दोनों को डराइव सेम तरीके से किया जाता है। अगर
अगर किसी कंफ्यूजन हो तो वो यहां से भी चेकआउट कर सकता है बच्चों। वो जैसे वहां पे ये फॉर्मूला बन जाता है, v इक्वल टू प्लस काइनेमेटिक का पहला वाला इक्वेशन था, उसी का सिमिलरली ये रोटेशनल वर्जन है जो आपको कराया जाता है इक्वेशन में। तो यहां से ये बना सकते हैं बेटे। और डाउ टी थीटा आएगा तो डी डब्ल्यू टॉर्क जो है बच्चों वो होता है पी ई साइन थीटा। अब बच्चों आएगा साथ में डी थीटा आएगा। क्या आएगा बच्चों? डी थीटा। आप क्या करेंगे बच्चों? इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी एक लिमिट होगी कि कहां से कहां जाएगा। तो मैंने मान लिया कि थीटा 1 से थीटा 2 चला जाएगा। भाई कितना ही दूर जाएगा। अगर किसी का ये है, अगर आप इस डाइपोल को ऐसे घुमा रहे हो तो एक एंगल है ना बच्चों कि थीटा 1 से थीटा 2 चला जाएगा। अब आप इसको इक्वेट कर लो तो डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, सीधा वर्क हो जाएगा। P कांस्टेंट है क्योंकि आपको पता है वैल्यू, E भी कांस्टेंट है। साइन थीटा डी थीटा का आप बच्चों आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है बच्चों तो फिर आप यहां से वर्क भी निकाल लोगे। और ये आपको जनरली सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है, बट क्योंकि मैं फर्स्ट में पढ़ा देता हूं क्योंकि बच्चों को फ्लो में ये समझ आ जाए कि मैं गुरुजी क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर समझ में आ जाए तो ठीक है बच्चों। देखो, तो जो वर्क आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा पीई। अब दुनिया को पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। अब ये बात किस बच्चों को नहीं पता बच्चों, वो आप देख सकते हो, साइन जो होता है बच्चों वो माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहां से थीटा 1 और यहां से थीटा 2, यहां से थीटा 1 यहां से थीटा 2, तो वर्क आप बाहर लोगे, माइनस को आप बाहर ले लो बच्चों, तो माइनस का पीई एक बार होगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आपको बच्चों ये बात समझ में आ जाएगा। अब अगर आप माइनस अंदर ले जाते हो तो पीई कॉस थीटा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉस थीटा 2। बेटे ये आपका ये वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा और सेकंड चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे बच्चों तो उसमें हम इसके ऊपर काम भी करेंगे। आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा एनसीईआरटी में, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इसके ऊपर सवाल मिलेगा। अब बच्चों आपको मैंने बोला था ये तो वर्क है, ये तो वर्क डन है। अब आपको पता है कि देयर शुड बी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया गया होगा आपको, नहीं पढ़ाया गया बच्चों तो मेरा लेक्चर डला हुआ है, आप जाके उसमें देखिए। सो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जितना वर्क है उतना चेंज इन एनर्जी होता है, उतना चेंज इन एनर्जी होता है। तो वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है और वर्क इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में प्लस का चेंज होता है और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का चेंज होता है वर्क का, है ना बच्चों। क्योंकि इसमें रेफरेंस देखोगे आप तो उस रेफरेंस से क्या होता है। तो आपको मैंने कहानी बताई थी अभी कि स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन आपको याद है ना बच्चों। आपको कंडीशन है स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन याद है बच्चों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया। मैंने कहा था जो स्टेबल होगा उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा जो अनस्टेबल होगा उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। मेरे बच्चों ये कुछ बातें हैं जो आपको काम में आएंगी। सो इसके आगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाया जाता है और मैं ये पढ़ाने के मूड में नहीं हूं बिकॉज ये सेकेंड चैप्टर में मैं ऑलरेडी एक बार वापस डिस्कस कर दूंगा, सेकेंड चैप्टर में वापस डिस्कस कर दूंगा। कि क्योंकि बच्चों क्या है आपको ये ना लग जाए कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये कुछ भी पढ़ा रहा है। भैया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा बच्चों। देखो जैसे इस फ्लो में है तो उसी फ्लो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको, बट ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये है बिल्कुल आपके सिलेबस में, ये चैप्टर सेकंड में आएगा, है ना। तो घबराए नहीं बच्चों, बिल्कुल ना घबराएं। आपको इस तरीके से वर्क निकालना और पोटेंशियल एनर्जी में मैं आपको चीजें समझा दूंगा। तो इस टेबल में याद रखेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और अनस्टेबल में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और स्टेबल का मतलब कि जो डाइपोल है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और
और बेटा अनस्टेबल में क्या होगा, जो डाइपोल होगा वो एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों। तो बच्चों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये टॉर्क आपके 3 मार्क्स में आ सकता है, हो सकता है इसका स्टेबल का कंडीशन आ जाए और इसका अनस्टेबल कंडीशन आ जाए, तो ये चीजें आप भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। अब आज का जो हमारा टर्म्स रहेगा वो मैंने बोला था बेसिक के लिए रहेगा। सो बेसिक मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आपको, अगर आप देख रहे हो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, बहुत बेसिक बनाया है तुम्हारा, आप देख सकते हो बहुत कुछ पढ़ाया है। बट अब क्या है, अब सर अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, अब सर हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों। देखो अब क्या आप पढ़ सकते हो, अब आपको क्या पढ़ना है, अब इंपॉर्टेंट क्या शुरू करें सुनना। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझ में आ गया बच्चों, तो फिर जो कहानी है वो अलग लेवल से चलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको समझ में आ गया, तो बेटा आपको जो ये गॉस थ्योरम है बच्चों, गॉस थ्योरम है, ये मैं बता रहा हूं 5 मार्क्स का टॉपिक है। गॉस थ्योरम जो है बच्चों वो 5 मार्क्स का जो है वो आपका टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछ लेता है, या कई बार आपकी किस्मत खराब हुई तो इससे ना 5 मार्क्स के पूछ के इससे 3 मार्क्स पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, और बाकी जिससे पहले टॉर्क दे देगा, टॉर्क पे न्यूमेरिकल दे देगा, है ना। एनसीईआरटी में टॉर्क के ऊपर एक सवाल है जो आप, जिसमें आपको पी दिया होगा, ई दिया होगा बच्चों, और थीटा दिया होगा। आप उस सवाल को कर लीजिएगा, टाउ ई पी ई साइन थीटा दिया होगा, मुझे ये याद आ गया। ये सवाल भी 3 मार्क्स में बच्चों ये दे देता है एनसीईआरटी में बच्चों, आपको ये मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी जाएंगे देखने तो आपको ये सवाल मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगी कुछ, और कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू दिया होगा, और आई थिंक थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी थी शायद, जो मुझे याद है वो 60 डिग्री होगी, है ना बेटा। सवाल तो मैं भी करा सकता हूं लेके, बट उसमें आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जो सवाल है आपको वो मिल जाएगा। सवाल नंबर होगा मेरे हिसाब से 1.10 होगा, 1.10 होगा, बिल्कुल 1.10 होगा, या 1.9 होगा, वो भी डाइपोल पे ही सवाल होगा। एंड 1.10 होगा, 1.9 1.10 दोनों कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स से पूछ लेता है, इस पे सवाल जो आता है न्यूमेरिकल। दूसरी बात बच्चों, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम। बेटा ये जो है ना इस चैप्टर का, बिल्कुल बेटा ये क्रीम लेयर टॉपिक है, और ये आपको बिल्कुल प्लेट में परोस के मिलेगा। पर इस गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन हैं, इस गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन हैं। इन 3 एप्लीकेशन में कौन सा आपसे पूछेगा, जो ज्यादा चांस बनता है वो लीनियर चार्ज का बनता है या लाइन चार्ज का बनता है। दूसरा तीसरा जो है वो प्लेन शीट का बनता है। एक और आता था स्फेयर में इनसाइड और आउटसाइड द रिंग, बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और फर्स्ट जो है बेटा वो पॉइंट चार्ज है, फर्स्ट जो है बेटा वो पॉइंट चार्ज है। तो गॉस थ्योरम क्यों आया, गॉस थ्योरम को क्यों बनाया गया बच्चों, इसका एक इंपॉर्टेंट एक अपना बेसिक है, जिसको पढ़ने का अलग ही मजा है। गॉस थ्योरम कब पढ़ सकते हैं, गॉस थ्योरम कैसे पढ़ सकते हैं, तो बेटे ये एक चीजें हैं। देखिए हमने शुरुआत किया था बेटा, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, हम बिल्कुल चैप्टर के खात्मे के पास आ चुके हैं बच्चे मेरे, है ना। सो अभी देखो कि जिन बच्चों ने फॉलो किया होगा यहाँ तक, वो देख रहे होंगे यार अभी तो कुछ दिन पहले शुरू किया था, ये चैप्टर खत्म भी होने वाला है, यार ऐसे तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। हाँ बच्चों बहुत जल्दी कर लेंगे, मेरा वादा है आपसे कि मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो मैं उतना कराऊं। और देखो मैं कितना इत्मीनान से कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। अभी रफ्तार बढ़ेगी, सेकंड चैप्टर से बढ़ाएंगे रफ्तार, पहले थोड़ा बेसिक की बात कर ले बच्चों। आज जो मेरा बेसिक है उस बेसिक में सर आप क्या पढ़ाओगे, आप क्या समझ रहे हो, क्या हमें बेसिक नहीं आता, नहीं बच्चों आपको बेसिक आता होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार बता देना चाहिए, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाएंगे और थोड़ा सा गॉस थ्योरम समझाएंगे। उससे पहले एक बहस छिड़ती है कि एरिया,
लेंथ। एरिया और लेंथ की बहस ये छिड़ती है कि दुनिया कहती है कि ये दोनों जो है एरिया और लेंथ, जो दोनों कहती है कि एरिया और लेंथ, ये कोई कहता है कि ये स्केलर है और कोई कहता है कि ये दोनों वेक्टर है। देखो गूगल पे डालोगे तो ज्यादातर गूगल पे स्केलर बताता है और फिर कहीं कहीं वेक्टर बताता है। तो जो हमारा बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये एरिया स्केलर है या वेक्टर है। अब देखिए वो बच्चे जिन्होंने एरिया को स्केलर मान के पढ़ा है गॉस थ्योरम को, बच्चों आपकी पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी। अगर आप अगर आप गॉस थ्योरम में एरिया को स्केलर मान के चलोगे बच्चों तो कहानी आपकी खराब हो जाएगी, आपकी फ्लॉप हो जाएगी। और ये बहुत बेसिक ज्ञान इसलिए दे रहा हूं, मुझे पता है काफी बच्चे हैं जिनके पास बेसिक नहीं है, क्योंकि जो बेटा इस टाइम सीरियस हो रहा है उसे पता है कि बेसिक से पढ़ाने क्या हो सकता है। अब ये वेक्टर है कि नहीं, क्योंकि गूगल पे तो वेक्टर बताता नहीं है। अब आप लोग गूगल बॉय हो, आप लोगों को तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल गूगल के पास ही जाओगे। आप लोग बुक्स थोड़ी पढ़ते हो, आप लोग तो बुक्स भी डाउनलोड करते हो आजकल। एनसीईआरटी की बुक कितने लोगों के पास होगी? आप कोई स्कूल में जाता हो, स्कूल में कोई टीचर स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चे शायद खरीदते होंगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता बच्चे खरीदते होंगे। वो आजकल एनसीईआरटी ऑनलाइन आता है, बच्चे वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। तो बेटा इंटरनेट का फायदा तो है बट लॉस ज्यादा लगता है मुझे कभी कभी। तो आप थोड़ा सा जब एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जिन्होंने स्केलर मान के पढ़ा है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप ये पढ़ते हो फाई इक्वल्स टू ई के ऊपर अगर ये साइन लगा है, अगर ई के ऊपर ये साइन लगा है तो ये साइन तो वेक्टर का सिंबल है, बहुत पहले पढ़ाया गया होगा। डॉट फिर आपको डी एस के ऊपर एक इस तरह से साइन लगा होता है। अब यार डी एस लिख के इस तरह से साइन लिखा होता है, या कुछ किताबों में लिखा होता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। तो घबराने की बात तो नहीं है, पर दोनों केस में देखोगे तो डी एस या डी ए स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस एरिया है। अच्छा मैं फिर बता दूंगा बच्चों कि सरफेस एरिया में और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होता है। मैं फिर डिस्कस कर देना चाहता हूं कुछ बच्चों से अपने कि भैया आप प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आए और पढ़े अच्छे से। क्रॉस सेक्शन एरिया अलग चीज है बच्चों और सरफेस एरिया अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अलग है, बट जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो डी ए या डी एस को हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं या हम अभी तक जो पढ़ते हैं दैट इज स्मॉल सरफेस एरिया। तो अगर ये एरिया है तो इसके ऊपर ये क्या लगा है भाई, और ये लगा है इसका मतलब ये वेक्टर है। और अगर ये वेक्टर है तो अपने को पढ़ाना जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि एरिया जो है वो वेक्टर है। अब अगर एरिया वेक्टर हुआ तो लेंथ भी वेक्टर होगा, क्योंकि एरिया तो लेंथ से ही निकालते हो आप एल का स्क्वायर निकालो, ए का स्क्वायर निकालो, या ए इंटू बी करो या एल इंटू बी करो। तो बेसिक बेसिक बात क्या है, सच्चाई क्या है? देखो इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा, इस बहस में अच्छे अच्छे लोग भी नहीं पढ़ते बेटा, हम तो फिर भी छोटे लोग हैं। मैं कहूंगा कि जो स्मॉल एरिया है ना, स्मॉल एरिया, मैं दोनों बातें रखूंगा आपके सामने, आपको जो सही लगे सटीक लगे आप वो ले लें। जैसे मैंने अभी तक सारी चीजें रखी हैं, जो आपको अच्छी लगे वो ले लें। जो लगे कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है तो आप बेटा गूगल को फॉलो कर सकते हैं, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर कंसिडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कह के आपको गॉस थ्योरम पढ़ाते हैं। तो वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई गॉस थ्योरम के लिए ना मैंने एरिया को वेक्टर मान लिया है, क्योंकि गॉस थ्योरम में एरिया कैसा स्मॉल होगा, स्मॉल एरिया होगा।
तो इसलिए कहा कि जो स्मॉल सरफेस एरिया है उसको कंसिडर कर लो आप वेक्टर, और इसलिए वेक्टर के मान लो। अब मेरा बच्चा कहेगा भाई यहां तो डॉट प्रोडक्ट है, तो साला डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के बीच में ही होता है। लेकिन बच्चे की इतनी हिम्मत है नहीं, बच्चा पूछ ले इस तरह की बातें। तो सवाल ये है कि अगर डॉट है तो हमने तो पढ़ा है ना भाई, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट ही है ना भाई, तो ये तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है भाई। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का पहला रूल यही है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर में होगा, तो सर इस हिसाब से तो एरिया वेक्टर है। फिर भी आप कह रहे हो कि स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर एज वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर हम कंसिडर क्यों करें, क्योंकि ये तो है। अब दूसरा तबका ये कहता है कि जी बिल्कुल एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो रिप्रेजेंट भी करेगा आपको कि देखो ये एल है, ये बी है। इस तरह से आप रेक्टेंगल बनाते हो बच्चों, तो इसमें वो रिप्रेजेंट कर देगा कि ये जो है बेटा वो एल है, और ये जो है बेटा वो बी है, और दोनों के बीच का एंगल बेटा देखो 90 डिग्री है। और आपको जब पूरे का एरिया निकालना होता है तो कहता है जो एरिया है दैट इज, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एल क्रॉस बी कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि एल जो है वो भी लेंथ है, लेंथ एल जो है वो भी लेंथ है, और जो बी है वो भी वेक्टर है, मतलब लेंथ लेंथ है तो मीटर ही है, तो लेंथ ही ना। तो कह रहा है कि लेंथ भी वेक्टर है और ब्रेथ भी वेक्टर है। लेकिन एरिया का जो फॉर्मूला आप एल इंटू बी रखते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ रखते हो, या नॉर्मल स्मॉल इंटू स्मॉल भी रखते हो, वो कह रहा है ये फॉर्मूला दिखता है स्केलर जैसा, लेकिन आया ये सारा वेक्टर से ही है। एक तबका ये कहता है कि भैया लेंथ भी वेक्टर है और ब्रेथ भी वेक्टर है। तो आप कहते हो भैया कैसे, तो कहता है देखो एल क्रॉस बी में आपको पढ़ाया गया होगा वेक्टर में कि ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक एन कैप आता है, इस एन कैप को हम डायरेक्शन कह देते हैं मेरे दोस्तों। तो सवाल ये है कि गुरुजी ये जो ए बी साइन थीटा है दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड, और ये मैं कई बार चर्चा आपसे बार बार कर चुका हूं। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी बेटा, इस चैप्टर में तो है ही, पूरा मैग्नेटिज्म आप इसी पे पढ़ोगे। पूरा मैग्नेटिज्म में आपको वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे वेक्टर का लेक्चर आप जाके देख लीजिएगा। फिर भी कोई इशू होगा, मैंने एक एक चीज कराया है बच्चों, उसमें एक एक चीज कराया है। तो सर अब एल क्रॉस बी है, तो सर जो एंगल है एल और बी में वो तो 90 है, तो थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो इस एल क्रॉस बी को मैं लिखूं एल बी साइन 90। अब साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, जी हां, तो इसीलिए ये एल और बी हो जाता है। इसीलिए बेटा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ते हो आप, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आप पढ़ते हो बेटा, वो इसीलिए पढ़ते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बच्चों वो एल इंटू बी होता है। लेकिन सर इसकी डायरेक्शन भी तो एन कैप आपने बोला था आएगा। हाँ बच्चों इसकी डायरेक्शन भी होता है। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है इनसाइड द सरफेस, मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है वो इनसाइड द सरफेस होता है, मतलब कि सर वो उस रेक्टेंगल के अंदर जाता है, इनसाइड द सरफेस और इनसाइड द प्लेन। अच्छा, अब क्योंकि ये बात आपको बताया नहीं जाता क्योंकि आप बहुत छोटे होते हो ऐसा मानना है, अब क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हो तो आपको ये बात बता दी जाए, क्योंकि आपको पता है ना बेटा फिजिक्स बिना गणित के जो है वो तो फिर कुछ है ही नहीं, है ना। हमारे गुरुजी बताया करते थे जब हम पढ़ा करते थे, तो कहते थे कि बच्चों देखो जो ये फिजिक्स है बच्चों ये पाइप की तरह है ना, इस पाइप में बेटा जो है मैथमेटिक्स ट्रेवल कर रहा है ना, मैथमेटिक्स ट्रेवल कर रहा है। तो उस वक्त हमको समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं ये, बट अभी एक्चुअली समझ में आता है कि अच्छा वो ये कह रहे थे।
अच्छा, फिजिक्स की एक और बात भी है, फिजिक्स अक्सर बच्चों को 12th के बाद समझ आती है, जब वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं। मतलब 11th 12th में समझ आती है, पर उस लेवल की नहीं आती। अब हर बच्चा तो बेटा इतना मैच्योर नहीं होता ना, तो बातें सब फिजिक्स समझ में आती थी, पर उनकी बातें समझ नहीं आती थी। बट वो धीरे-धीरे इंसान को समझ आई कि भाई क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा? तो जो फिजिक्स है, वो एक पाइप की तरह मैथमेटिक्स ट्रेवल कर रहा है। तो देखो मैथ्स का ही तो रिलेशन है। अच्छा, तो सर आप आज ये बेसिक पढ़ाओगे? हाँ भाई, यही बेसिक पढ़ाना पड़ेगा। सर लेकिन इनसाइड द सरफेस ये आपको पता कैसे चला? आपने कैसे निकाला? या इनसाइड द प्लेन कैसे निकाला? अब आपको ये सीखना है, तो बेटा आप मेरा वेक्टर वाला लेक्चर देख लो। आप मेरा वेक्टर वाला लेक्चर देखो। अच्छा सर, एक चीज और है। मैंने कहा हाँ। सर आपने रेक्टेंगल का निकाला, सर आपने स्क्वायर का नहीं निकाला। ले भाई, तेरे लिए स्क्वायर का भी निकाल देता हूं। क्या है मर? ये एल और ये एल, दोनों तो एल है ना। ए, तुमने कहा हाँ, वापिस निकाल ले भाई। तो एल क्रॉस एल ही तो रखेगा, फिर भी तो 90 90 बन रहा है। तो एल इंटू एल साइन 90, तो ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ए स्क्वायर कह, जो तुम कहना है। और इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द प्लेन हो जाएगी। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है वो सुन ले ध्यान से, मैं तुझे बता रहा हूं, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एरिया को डिवाइड किया गया दो भागों में। पहले वाले तबके को बोला गया ओपन टाइप एरिया, और दूसरे तबके बोला गया क्लोज्ड टाइप एरिया। अब ओपन टाइप एरिया को 2D कहते हैं, और क्लोज टाइप एरिया को 3D कहते हैं। अब यहां एक बच्चा आया, उसने कहा यार आप तो गलत कर रहे हो भाई, 2D कर रहे हो 3D कर रहे हो, आपने 1D को तो सर कुछ समझा ही नहीं। बेटा 1D का सिलेबस में नहीं है, मुझे आता नहीं है। अरे सर आपको तो कुछ नहीं आता। अरे भाई कैसे आएगा मुझे? क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाया गया है कि एरिया निकालने के लिए दो दो एक्सिस होनी चाहिए। अब सर 1D में तो एक ही एक्सिस होता है, तो इसीलिए वन डायमेंशन में एरिया निकलता ही नहीं है। और वन डायमेंशन में ना वेक्टर रूल लगता है, ना वेक्टर काम करता है। प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, क्या करेगा इसमें रे? कुछ नहीं हो सकता। छोड़ इधर आ जाओ। ओपन टाइप एरिया 2D, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। मैं फिर बता दूं, नाम लिख देता हूं, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब ज्यादा नहीं बनाऊंगा, आपके सिलेबस में इतना ही है। अब क्लोज टाइप में बस रेक्टेंगल के बड़े भाई को बना दो क्यूब, क्यूबॉइड और इस तरह की चीजें। ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। स्क्वायर के सामने बना दो क्यूब, और सर्कल के सामने बना दो स्फीयर। एक आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सिलेंडर की। आपको जो जरूरत पड़ेगी बच्चों, वो पड़ेगी सिलेंडर की। आपको बच्चों जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सिलेंडर की। अब इन्होंने कैटेगराइज करा, बोला कि जो ओपन टाइप एरिया होता है ना, उसका डायरेक्शन हमेशा इनसाइड इनसाइड द सरफेस होगा। सरफेस कह लो और प्लेन कह लो, हमेशा अंदर की तरफ होगा मेरे बच्चों। ये बात नोट करना, जो ओपन टाइप होगा मतलब जो 2D होगा, मतलब कि सर्कल में भी इनसाइड होगा, स्क्वायर में भी इनसाइड होगा, और रेक्टेंगल में भी इनसाइड होगा। बाकी इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है, इसका एल इंटू बी होता है, लेकिन तीनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है इनसाइड। इसीलिए इन्हें एक कैटेगरी में लिया गया। अब क्लोज टाइप, तो क्यूबॉइड का एरिया आपको पता है, क्यूब का एरिया आपको पता है, स्फेयर का एरिया आपको पता है। और देखो सिलेंडर में तो ओपन टाइप भी आएगा, क्लोज टाइप भी आएगा, मतलब कि टोटल भी आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये भी आएगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर ये भी आएगा। अब बेटा क्लास 10th में पढ़ाया गया था आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए, तो आपने पढ़ा होगा तब। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है वो तो बच्चों अब आपको मैं क्या ही बता दूं इसमें। क्यूब का एरिया क्या होता है मैं इसमें क्या ही बता दूं, है ना। फिर भी क्यूब स्क्वायर के सामने है, इसमें एक फेस है, इसमें 6 फेस है, तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। बेटा रेक्टेंगल में एक फेस का एल इंटू बी होता है। अब यहां देखो एल भी है, बी भी है और एच भी है। ये वाला बी है और ये वाला आपका एच है, तो इसीलिए यहां कहानी कुछ और हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हालांकि ये पढ़ाने में बैठा नहीं हूं, बट ठीक है तुम यही पढ़वाओगे तो पढ़ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेयर का कितना होता है अब ये पढ़वाओगे तो भी पढ़ देंगे, पर बेटा ये अच्छी बात तो नहीं है। बस डायरेक्शन बताने की कोशिश करूंगा। ये कहता है कि जो क्लोज टाइप है उसमें क्यूबॉइड में अलग फेस है, क्यूब में अलग फेस है, सिलेंडर में अलग है। तो कहता है कि उसके जिस फेस पे खड़े हो, जिस प्लेन पे खड़े हो, मान लो कि आप इस जगह खड़े हो, तो यहां से आउटसाइड होगा इसका, आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस और प्लेन। और सर अगर इस जगह खड़े हैं तो यहां से ऊपर, सर जगह जगह खड़े हैं तो यहां से ऊपर, मतलब ये बाहर की तरफ। ऊपर का मतलब एग्जैक्टली कहूं तो बाहर, तो देखो जिस फेस पे खड़े हो वहां से बाहर की तरफ, आउटसाइड, बाहर की तरफ। सिमिलरली स्फेयर में कैसा होगा, आउटसाइड। स्फेयर में कैसा होगा, आउटसाइड। कैसा होगा एरिया, आउटसाइड। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब क्योंकि ये सिलेंडर है तो एक बहुत ही बढ़िया केस है। अब सवाल ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहोगे तो सिर्फ आपको ये दोनों हटा देना पड़ेगा, और टोटल कहोगे तो दोनों को बंद कर देना पड़ेगा। अब देखो टोटल जो है वो बंद हो गया, टोटल जो है वो बंद हो गया, टोटल जो है वो बंद हो गया। और कर्व्ड कर्व्ड कहोगे तो मैं लाल वाले से कर देता हूं कवर। ये टोटल सिलेंडर हो गया। अब सिर्फ रेड वाला पार्ट जो है वो आपका बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और रेड प्लस येलो दोनों तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना बच्चों। तो ये बेसिक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है बच्चों, इसका होता है 2 पाई आर एल। अब आर क्या होता है बच्चों, देखो मैं फिर समझाऊंगा। आर होता है इसका रेडियस, ये वाला रेडियस, और एल जो होता है बच्चों वो ये होता है इस पूरे लेंथ, ये लेंथ, है ना। और 2 पाई क्या होता है बच्चों, ये पूरा सर्कल, ये जो अंदर का बना होता है ना, ये 2 पाई आर और ये एल, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हो तो ये दोनों भी ऐड हो जाता है। अब ये ढक्कन की तरह होता है ना बेटा, ये ढक्कन की तरह होता है, तो इसे आप सर्कल मानोगे, स्फेयर तो मानोगे नहीं। ये तो बच्चों अपनी समझ है कि आप क्या समझना चाहते हो। स्फेयर में और सर्कल में फर्क होता है बच्चों, इसके ऊपर तो सर्कल ही होता है ना, ढक्कन ही तो है। अब बेटे ये सर्कल है कि स्फेयर है, अब ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाहता था कि ये बेसिक है, इस पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। तो एरिया दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप एरिया और एक होता है क्लोज टाइप एरिया। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, जिस फेस पे खड़े होगे बाहर की तरफ, जिस फेस पे खड़े हो बाहर की तरफ, यहां खड़े हो बाहर की तरफ, यहां खड़े हो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो सर
अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लूं तो इसका जो होगा वो इनसाइड होगा, मैंने कहा हाँ। तो इनसाइड तो ऐसे होगा, मैंने कहा हाँ। तो बोला सर ऊपर भी लूंगा और नीचे भी लूंगा। मैंने कहा नहीं बच्चे, तेरी मर्जी है। एक सवाल में अगर तूने इसको ऊपर मान लिया, मतलब अंदर की तरफ मान लिया, तो बेटा उसको अंदर ही मानेगा। और जिस सवाल में तूने इस तरह से ले लिया, उस सवाल में तू इस तरह से ही लेगा। ऐसा नहीं है कि एक सवाल के ए पार्ट में इधर कर लेगा, बी पार्ट में नहीं, ऐसा नहीं। या तो ऐसा मान या तो ऐसा मान। अब ये पेन है, अब अगर ये पेन किसी किसी भी सरफेस के अंदर जा रहा है बच्चे, इस तरह से जा रहा है ना, तो उस बात को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा आज का प्लान था बच्चों, वो आपको बेसिक समझाने का था। अब आपको फ्लक्स जब समझाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो दिक्कत क्यों नहीं है, कि मैं आपको इधर समझाता हूं। देखो अब आपको पता, इधर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो फ्लक्स है बेसिकली, ये बच्चों दो टाइप का होता है। ये फ्लक्स भी दो टाइप का होता है। एक तो आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अभी क्यों पढ़ा रहे हो, दोनों बताता हूं, दोनों में दिक्कत क्या है। दोनों बिल्कुल कैसे बढ़िया भाई हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। और दोनों फ्लक्स का जो सिंबल है बच्चों, वो ओ लिख के सीधा काट दो, मतलब वर्टिकल काट दो। ओ लिखो या जीरो लिखो और वर्टिकल काट दो। तो देखो दोनों का पहली बात तो सिंबल सेम, फ्लक्स, बिल्कुल समझना है। और ये वाला फ्लक्स चूंकि इलेक्ट्रिक है, चूंकि इलेक्ट्रिक है, तो इसीलिए ये वाला फ्लक्स में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और डॉट डी एस या डी ए मतलब सरफेस एरिया, डॉट ही आएगा फॉर्मूला। और ये इंटीग्रेट करेगा, बताऊंगा क्यों, क्योंकि स्मॉल सरफेस लिया है, लार्ज के लिए लेना है तो इंटीग्रेट करना है। और यहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बोलते हैं बी। आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही है, बी। अब मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, तो आ जाएगा बी वेक्टर। डॉट वहां भी सरफेस एरिया आएगा डीएस। तो बच्चों देखो दोनों में बस ई और बी का फर्क है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का पहले सिंबल सेम। अब एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई भी फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कौन सी क्वांटिटी है। ये 1 मार्क्स में आ जाता है। 99% सीबीएसई के बच्चे जो मुझे मिलते हैं, मैं सबकी नहीं कहूंगा, जो मुझे मिलते हैं उनसे पूछो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, तो छूटते कहता है वेक्टर क्वांटिटी है। अरे मेरे भाई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है फ्लक्स। और इसके बच्चा क्यों कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मेरे दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे वेक्टर वाले लेक्चर को देखो, जिन दो वेक्टर का डॉट आ जाता है, जिन दो वेक्टर में डॉट आ जाएगा। अब देखो जब टॉर्क में, टॉर्क में देखो, टॉर्क में देखो क्या होता है, P क्रॉस E। देखो अगर दो वेक्टर में डॉट है DOT, और अगर क्रॉस है तो इसका फर्क समझो। अगर दो वेक्टर का क्रॉस है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वेक्टर आएगा, परंतु जो दो वेक्टर के बीच में डॉट है उसका आंसर हमेशा स्केलर आएगा। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, तो एफ डॉट डी एक्स या एक्स। तो डॉट है, जब डॉट आ जाएगा बच्चों तो वो स्केलर बन जाएगा, मतलब कि कोई क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है। अगर पूछे, अगर वहां वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो, तो यू हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व कि वो डॉट है कि क्रॉस है। मैं तो कहूंगा ऑल्सो नहीं, मस्ट बी ऑब्जर्व, क्योंकि डॉट या क्रॉस ही बताएगा कि वो क्या है। तो बेटा काफी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और बाकी इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरा पुराना वेक्टर का लेक्चर जाकर देख सकते हो, बहुत बेहतरीन से पढ़ाया है उसमें, आप देखना। तो मैंने कहा कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। बच्चों ध्यान से समझोगे तो बहुत बढ़िया बात समझाऊंगा। तो अगर डीएस का मतलब तो एरिया होता है, तो यहां से फ्लक्स को ई डॉट डीएस को अगर आप लिखोगे तो ई डी एस कॉस थीटा, और जब आप यहां लिखोगे तो आएगा फाइव इक्वल्स टू बी डी एस कॉस थीटा।
बेटा डीएस, डीएस को जब इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आ जाएगा ई इंटू एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया ही आएगा, ई ए कॉस थीटा। और यहां जब फाई को देखोगे तो क्योंकि यहां भी डीएस ए हो जाएगा तो बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों बताओ दोनों फ्लक्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक में मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का आपस में बहुत तगड़ा रिलेशन है। इसीलिए बच्चों मैं ये साथ साथ पढ़ा देता हूं। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और थीटा, मतलब कि ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर। सिमिलरली यहां पे थीटा क्या होगा? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप समझ रहे हो बच्चों में क्या कह रहा हूं? अब गॉस थ्योरम में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मेन दिक्कत क्या है मेरे बच्चों? वो थीटा का। जिस बच्चे ने ई और ए के बीच का थीटा निकालना सीख लिया, वो थीटा, अब ई और ए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि साला एरिया वेक्टर है, और अगर पता है कि एरिया वेक्टर है तो आपका एरिया की डायरेक्शन पता होना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया, ओपन टाइप है तो इनसाइड, क्लोज टाइप है तो आउटसाइड। अगर ई और ए का अगर आपको बेटा डायरेक्शन पता चल जाए तो बेटा फ्लक्स निकालने के लायक हो चुके हो, आप हो चुके हो बच्चों, बिल्कुल हो चुके हो। अभी मैंने फ्लक्स पढ़ाया नहीं है, मैं तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो सकता है। देख लो, कोई भी एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लोगे और उसके छोटे से डीएस से, छोटे से सरफेस एरिया से, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइंस को तो करता है। तो कह रहा है कि छोटे से एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएगा, कहता है कि किसी भी स्मॉल एरिया से, मैं आप इतना देता हूं, किसी भी स्मॉल एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएगा। समझ में आई बात? मैंने बोला है सरफेस एरिया है, स्मॉल हो सकता है, तभी तो डीएस ले रहे हैं आप। स्मॉल सरफेस एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर एन सरफेस एरिया, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं मेरे बच्चों, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं मेरे बच्चों। डरना कभी नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। देखो ई और डीएस है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब डीएस क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब यह है कि स्मॉल सरफेस एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा। अब जितना फील्ड लाइंस गुजरेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना बच्चों? और उस डीएस से कितना क्रॉस करेगा, कितना निकल जाएगा, उससे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये नेगेटिव कब होता है, ये पॉजिटिव कब होता है, ये ये इसमें इसमें डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया, कॉस थीटा क्यों आया, कैसे हुआ, ये तो बातचीत करने की बात है। ये सब करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। फिलहाल बच्चों जो पढ़ाया है एरिया वगैरह ये पढ़ के बैठना, ताकि आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत ना हो। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं फ्लक्स के ऊपर 3-4 सवाल करा दूंगा। उसके बाद बच्चों मैं आपके लिए बेटा गॉस थ्योरम में बेटा मैंने बहुत सारे सवाल कराने हैं। मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करा देंगे कि कैसे होता है। तो बच्चों आज तक आप ये करके आना, बाकी नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं उस हिसाब से देखता हूँ। आज आप यहाँ तक देख के आना, प्रॉमिस करो बच्चों कि आप यहाँ देखोगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो आप
प्लीज़ मोटिवेट करो मुझे भी कि हाँ भाई मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है और अपने उन बच्चों तक पहुँचाओ बच्चा जिन्हें ज़रूरत है ना? नेक्स्ट टाइम जब हम मिले बेटे तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चर्चा कर सकूँ, इतनी आप अपने आप को इस तरह से बना लेना, वो एरिया वगैरह पढ़ लेना, जो बेसिक चीज़ें समझाई है बच्चों को कर लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर है, क्या-क्या चीज़ें हैं, कब माइनस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कब प्लस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं एक चीज़ डिटेल में बता दूँगा बेटे, ये सब चीज़ को आप देख लीजिएगा। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।